हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश की स्थापना के विषय में जाना था कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की और इसमें उनकी सहायता गुरु चाणक्य द्वारा की गई थी। उसके बाद हमने बिंदुसार के विषय में जाना, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था और उसने शासन किया था। उसके बाद हम अशोक के विषय में जानेंगे। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे प्रतापी शासक अशोक ही था, जिसने शिलालेखों के माध्यम से शासन प्रशासन को चलाया था। ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम शासक था। चलिए हम अशोक के विषय में जानें। अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदय गोमल इन चार लघु शिलालेखों से अशोक के नाम, व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। पियदसी की बात करें, देवना पिय या पियदसी, और कहीं कहीं इसका नाम देवाना पियदसी भी लिखा हुआ मिलता है, तो जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। और भी है ये दिखने में यह सुंदर, जो दिखने में सुंदर हो और देवताओं का प्रिय हो, तो यह किसके विषय में कहा गया? अशोक के विषय में। सामान्यतः अशोक के सभी लेखों में देवानाम पियदसी से ही उल्लेखित है। अशोकवर्धन पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और करमोली कहा गया है दीप वंश में करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि बिंदुसार के विरोध में जाकर किस तरह से अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। वही शैली अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध का बागडोर अपने हाथ में लिया था। दिव्यावदान में कहा जाता है कि अशोक ने किस तरह से छल करके अपना राज्याभिषेक कराया था, जिसपे अशोक के बड़े भाई सुसीम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसके अमात्यों ने छल करके अशोक का राज्याभिषेक कराया था। सत्ता का उत्तराधिकारी होने के लिए या सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए अशोक के भाइयों के बीच 4 वर्ष का गृह युद्ध भी चला था। 4 वर्षों का गृह युद्ध भी चला। कलिंग युद्ध की बात करें तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीता। इससे अशोक से पहले कलिंग को जीतने का कार्य नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने किया था, और यह पुष्यमित्र शुंग के समय स्वतंत्र हो चुका था और खारवेल नामक शासक ने मगध पे आक्रमण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो किया था वह पुष्यमित्र शुंग के समय किया था। कश्मीर पर अधिकार। कलहन की राजतरंगी। कलहन की राजतरंगिणी की बात करें तो कलहन की राजतरंगिणी से यह साक्ष्य मिलता है कि कश्मीर पे अशोक ने अधिकार किया था, और राजतरंगिणी में ही उल्लेखित है कि अशोक शैव धर्मावलंबी था। क्या था? शैव धर्मावलंबी था। और यह भी कहा जाता है कि अशोकेश्वर नामक मंदिर का निर्माण अशोक ने कश्मीर में कराया था। यहीं पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने किया है, और नेपाल में
देवपतन देवपतन नामक नगर की स्थापना अशोक ने ही किया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा, कहा जाता है कि अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर, निग्रोध एक बौद्ध भिक्षु था जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का कार्य उपगुप्त से किया। उपगुप्त से बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का कार्य किया। अशोक ने आजीविकों के लिए आश्रय गृह का निर्माण कराया था। अशोक ने आजीविकों के लिए आश्रय गृह का निर्माण कराया था। आजीवक संप्रदाय है जिसकी स्थापना मखली गोशाल ने की थी। बात कर लीजिए अशोक यह कहाँ कराया था, तो ये बराबर की गुफाओं में, बराबर की पहाड़ी को काटकर अशोक ने 4 आश्रय गृह का निर्माण कराया। वो कौन कौन है? लोमश ऋषि, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, और कर्ण चौपाल नामक गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीविकों के लिए कराया था। इससे यह पता चलता है कि अशोक सभी धर्मों को मानता था, बौद्ध होते हुए भी वह सभी धर्मों का आदर करता था। बौद्ध गया की यात्रा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यहाँ एक बात छूट गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक अपने 13वें शिलालेख में करता है। 13वें शिलालेख में अशोक बृहद शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। तो हम थे बौद्ध गया की यात्रा। बौद्ध गया की यात्रा अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष किया था। उसके बाद लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी ये गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है लुम्बिनी में, तो यहाँ पे उन्होंने बौद्ध होने के नाते उन्होंने इसकी यात्रा की 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और यहाँ पर जो कर 1/6 था इसको 1/8 करने का कार्य अशोक ने किया। अगर अशोक के बौद्ध होने के बाद यात्रा की बात करें तो बौद्ध होने के बाद उन्होंने यात्रा की थी बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और फिर श्रावस्ती की यात्रा की। सबसे पहले बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष करते हैं, उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती की यात्रा की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी कि वह धर्म का प्रचार करे, धर्म का संस्थापना करे और जो लोग धर्म अनुयायी है या धर्म को मानते हैं उनकी रक्षा भी करें। तो यह धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक 14वें वर्ष करता है। अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया है, जिसका उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख, अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में, बृहद शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था अशोका राम विहार में, जो पाटलिपुत्रा में। ऐसे मैं इस पे अलग से वीडियो बना दिया हूँ बौद्ध संगति पे,
और वहीं पे मैंने जैन संगति को भी जोड़ा है। अगर बौद्ध संगति वहाँ से आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ इसको। तो क्या किया, देवानाम प्रियदर्शी अशोक का है, जो हम सामान्यतः इसके सभी अभिलेखों में ये नाम से उल्लेखित है। अशोक वर्धन, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। करमोली, दीपवंश में करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया और उस पर आक्रमण 8वें वर्ष करता है। कश्मीर पर भी अधिकार किया है, जिसके साक्ष्य हमको राजतरंगिणी से मिलते हैं, जो कलहन द्वारा रचित है। बौद्ध धर्म की ने दीक्षा ली तो उपगुप्त से ली थी। आजीविकों के लिए आश्रय गृह का निर्माण कराया था, जो 4 आश्रय गृह हैं: लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपाल। लुम्बिनी ग्राम की यात्रा अपने 20वें वर्ष की थी और उसके यात्रा का क्रम है अशोक का: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक करता है धर्म को प्रचार प्रसार के लिए तथा धर्म को जो मानते हैं उनकी रक्षा के लिए। बात कर लेते हैं अशोक के राज्यों की। तो अशोक के समय 5 राज्य हुआ करते थे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता था। प्रांत को चक्र कहा जाता है। मौर्यकालीन प्रांत को चक्र कहा गया। उत्तरापथ जो मौर्यकाल के समय, अशोक के समय राज्य है या प्रांत है। इसकी राजधानी तक्षशिला है। अवंती तक्षशिला में बिंदुसार के समय तक्षशिला में ही 2 विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा गया, उसके बाद फिर अशोक को भेजा गया। अवंती राज्य की राजधानी है उज्जैन। उज्जैन अवंती की राजधानी है, जिसका राज्याभिषेक के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। प्राची देश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली। कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र था। वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र कलिंग था। स्तंभ लेख की बात करें, अशोक के लेखों की बात करें तो अशोक के लेखों को 5 तरह से बात कर हम देख सकते हैं। जैसे कि दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ, दीर्घ स्तंभ लेख, पृथक लेख या गुहा लेख। इस तरह से हम अशोक के लेख को देख सकते हैं। स्तंभ लेख की बात करें तो 7 स्तंभ लेख मिले हैं, जो 6 स्थानों से मिले हैं। 6 स्थानों से स्तंभ लेख मिले हैं। 7 स्तंभ लेख, जिसमें प्रयाग से जो स्तंभ लेख मिला है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले यह कौशाम्बी में पाया गया। कहाँ पाया गया? कौशाम्बी में पाया गया। तो इसे अकबर ने इलाहाबाद लाने का कार्य किया। इलाहाबाद किसने लाया? अकबर ने, या वर्तमान प्रयाग में अकबर ने इसको लाया। यहीं पे इसने इस पे लेख खुदवाया। अकबर के साथ साथ जहांगीर
बीरबल, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग लेख स्तंभ लेख पर ही उद्धृत किया गया है। रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसे लिखवाने का कार्य अशोक की रानी कारुबाकी ने की थी। कौन ने की थी? रानी कारुबाकी ने प्रयाग लेख को लिखवाया है और यह स्तंभ लेख है। दिल्ली टोपड़ा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से मेरठ लाया, टोपड़ा और मेरठ से दिल्ली लेकर फिरोज शाह तुगलक गया था, मंगवाया था। रामपुरवा अभिलेख की बात करें, रामपुरवा अभिलेख अरेराज लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये जो अभिलेख हैं बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त किए गए हैं। वर्तमान बिहार के चंपारण से यह प्राप्त किए गए हैं। लौरिया नंदनगढ़ पे मोर का चिन्ह है। रामपुरवा पे सांड का चिन्ह है। और अरेराज की बात करें, लौरिया अरेराज की बात कर ले तो इस पे ऊपर में तो कुछ चीज नहीं दिया गया है, लेकिन यह इस प्रकार से है। ऊपर में कुछ होगा बट वह खो गया है। इसके बारे में साक्ष्य नहीं है कि इस पर कोई चिन्ह था या नहीं था। तो स्तंभ लेख अशोक ने इसलिए लिखवाया था क्योंकि इस पे उन्होंने राजज्ञा को लिखवाया कि व्यक्ति हो या शासक हो, तो शासक और व्यक्ति में किस प्रकार का संबंध हो। अशोक ने धर्म लिपि लिखवाने का कार्य किया है। अशोक ने बताया है कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाए, जिसके लिए मैंने पशु बलि पे रोक लगाई थी। मैंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति इसलिए की है कि वह धर्म प्रचार कर सके, जिसके विषय में जानकारी स्तंभ लेख से भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अशोक ने राजज्ञा लिखवाया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक खत्म किया। एक बात और, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने पशु बलि पर रोक लगा दी, साथ ही सामूहिक जो मेला लगते थे या समारोह होते थे उस पर रोक लगा दी। साथ ही और शिकार पर भी अशोक ने रोक लगा दी। यहाँ तक कि अशोक ने राजमहल में एक पार्टिकुलर डेट को ही 2 मोर और 1 हिरण की हत्या की मंजूरी दी और अन्य दिन अशोक ने किसी भी प्रकार के पशु हत्या पर रोक लगा दी। इस तरह से हम लोगों ने 7 स्तंभ लेख के विषय में जाना। मौर्यकालीन समाज में या अशोक के समय, अशोक के प्रशासन में यह 5 जो राज्य थे, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसकी राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, तोसली कलिंग की राजधानी है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन का राज्यपाल अशोक था और यह कब था? जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। और प्राचीन देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना पढ़ा और इससे आगे अशोक के विषय में अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अगर मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्दी ही वो नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू।